हार्ट को पंपिंग मशीन ऑफ बॉडी क्यों बोला जाता है? आखिर कैसे वो ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है? अगर किसी ह्यूमन के हार्ट को डिसेक्ट करके न्यूट्रिएंट के सोल्यूशन रिंगर सोल्यूशन में रख दिया जाता है तब भी वो बीट क्यों करता रहता है? लिव क्या होता है? जानेंगे इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर जो है इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। मैं हूँ वेद सर। आप मेरे चैनल को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और इसके अलावा जो है आप अपने फीडबैक्स जो है मेरे पर्सनल जीमेल पर सेंड कर सकते हैं। मुझे आपके जो है फीडबैक का काफ़ी ज़्यादा जो है बेसब्री से वेट रहता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि ह्यूमन हार्ट वर्क कैसे करता है। इसके प्रीवियस लेक्चर में जो है हम लोगों ने हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर और ब्लड के कंपोजिशन को डिस्कस किया था। तो जिन्होंने भी इंटरनल स्ट्रक्चर का वीडियो अभी तक नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट वर्क कैसे करता है। आप ब्यूटीफुल से डायग्राम में देख सकते हैं कि एक हार्ट इस तरह से, एक हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इस तरह से जो है ब्लड को पंप करता रहता है लगातार कंटिन्यूअसली पूरी लाइफ में। टाइम ऑफ बर्थ यानी कि फीटस के स्टेज में ही उसका हार्ट बीट करना स्टार्ट हो जाता है और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक जो है हार्ट बीट करता रहता है। यानी कि जब हार्ट बीट करना बंद कर देगा तो उसी टाइम पर जो है व्यक्ति की डेथ जो है मान ली जाती है। तो देखते हैं हम लोग कि कैसे जो है हार्ट लगातार कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। तो फंक्शनिंग ऑफ हार्ट अगर आप लोगों को समझना है तो हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है और जो हार्ट है, अगर हम एक कार्डियक साइकिल की बात करें, जो हार्ट है वो स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बार जो है क्या करता है, बीट करता रहता है। और जब भी इस नंबर में गड़बड़ी आती है तो व्यक्ति को कोई ना कोई डिजीज जो है रहती है, इस वजह से ही वो जो है गड़बड़ी आती है। इसी चीज को चेक करने के लिए डॉक्टर स्टेथोस्कोप जो है यूज करते हैं कि क्या हार्ट सही से फंक्शन कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। तो देखते हैं हम लोग कि हार्ट फंक्शन कैसे करता है। हार्ट जो है 1 मिनट में 72 टाइम बार क्या करता है, बीट करता है। तो वो 72 बार पूरी उसकी एक साइकिल होती है और एक साइकिल कार्डियक साइकिल वो कितने टाइम की होती है, एक कार्डियक साइकिल वो होती है 0.8 सेकेंड की। तो इस तरीके से 1 मिनट में कितनी बार हो जाएगा, 1 मिनट में जो है 72 बार हो जाएगा। तो कार्डियक साइकिल कितनी है, 0.8 सेकेंड की क्या होती है, कार्डियक साइकिल होती है। और 1 मिनट में कितनी बार, 72 बीट पर मिनट, 72 बीट पर मिनट। तो 72 बीट पर मिनट। चलिए बात करते हैं कैसे हार्ट वर्क करेगा। हार्ट एक कार्डियक साइकिल जब स्टार्ट होती है उस टाइम पर जॉइंट डायस्टोल होता है। उस टाइम पर क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल होता है। डायस्टोल का मतलब शिथिल अवस्था में पड़ा रहता है बिना किसी कॉन्ट्रैक्शन के। दोनों ही एट्रियम और दोनों ही वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो क्या रहते हैं, दोनों ही एट्रियम और वेंट्रिकल्स जॉइंट डायस्टोल के स्टेज में होते हैं। तो जॉइंट डायस्टोल के स्टेज में क्या होगा, जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होगा वो बॉडी से जो है वेन्स के थ्रू सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा, अपर बॉडी से सुपीरियर वेना कैवा से, लोअर बॉडी डिजाइन से इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू कहाँ इंटर करेगा, वो राइट एट्रियम में इंटर करेगा। कहाँ पर इंटर करेगा, वो इंटर करेगा राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में जब इंटर करेगा तो राइट एट्रियम में इंटर करने के बाद में अब वहां से ही कार्डियक साइकिल जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो कार्डियक साइकिल कैसे स्टार्ट होगी देखते हैं हम लोग। तो कार्डियक साइकिल कैसे स्टार्ट होगी, जब जॉइंट डायस्टोल होगा उस टाइम पर ब्लड राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में भरता रहता है। राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आया, राइट एट्रियम में ब्लड बॉडी से आता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। और उसी टाइम पर ही लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जो है वो लंग्स से आता है। किसके थ्रू आता है, लंग्स से जो है
पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर करता है। राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड जो है वो एंटर कर रहा है लेफ्ट एट्रियम में और बॉडी से सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा से एंटर कर रहा है राइट एट्रियम में। दोनों ही जॉइंट डायस्टोल में है, दोनों में ही ब्लड है, दोनों का ही ब्लड जो है किस में आ रहे हैं? वेंट्रिकल्स में आ रहे हैं, राइट वेंट्रिकल में भी और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी। जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर ही ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व दोनों ओपन है। दोनों ही क्या है? ये दोनों ही वाल्व जो है ओपन है। इस वजह से ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में भरता रहता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में भरता रहता है। बस होगा क्या? यहाँ पर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो ये दोनों ही वाल्व ओपन है। जैसे ही जॉइंट डायस्टोल खत्म होगा उसके बाद में क्या स्टार्ट होगा? उसके बाद में स्टार्ट होगा जो है एट्रियल सिस्टोल। जॉइंट डायस्टोल होता है 0.4 सेकेंड का। कितने टाइम का होता है? 0.4 सेकेंड का। और एट्रियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड का। एट्रियल सिस्टोल है क्या? एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट होता है किसके थ्रू? सैन के थ्रू। एट्रियल जो सिस्टोल है वो किसके थ्रू स्टार्ट होगा? वो स्टार्ट होता है सैन के थ्रू। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि सैन का ही काम होता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना, जिसकी वजह से जो है हार्ट की मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो सैन ये नोडल टिश्यू का जो पूरा मस्कुलेचर है वो पूरे हार्ट में फैला हुआ है। सैन, एवियन और इसके अलावा एवी बंडल प्रोटीनचे फाइबर्स में फैला हुआ है। तो ये सभी क्या करेंगे? ये सभी जो है नोडल टिश्यू इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट करते हैं और हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जैसे ही एट्रियल सिस्टोल कब स्टार्ट होगा? एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट होता है जो कि 0.1 सेकेंड का होता है जैसे ही सैन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। जैसे ही सैन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा दोनों ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे और एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल, जो कि 0.1 सेकेंड का होता है। तो एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे राइट साइड के और लेफ्ट साइड के, तो वहां से ब्लड कहाँ पे एंटर करेगा? वेंट्रिकल्स में आएगा। वेंट्रिकल्स में आने के लिए ये दोनों वाल्व अभी भी ओपन है, ये दोनों वाल्व ओपन थे, इस वजह से ब्लड कहाँ आया? इस वजह से ब्लड जो है वो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में भरता चला गया। और एक बार में राइट वेंट्रिकल में भी 70 ml ब्लड और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी 70 ml ब्लड जो है वो एंटर करता है। तो पूरे वेंट्रिकल में कितना ब्लड आ जाता है? पूरे वेंट्रिकल में जो है 70 ml जो है ब्लड रहेगा। तो एट्रियल सिस्टोल होने के बाद में क्या होगा? एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का था, उसके बाद में अब होना है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल वो कितने टाइम का होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये होता है 0.3 सेकेंड का। और ये कब स्टार्ट होगा? जैसे ही सैन के बाद में एवी, यहाँ पर क्या होता है? ये एवी नोड है। तो एवी नोड तक जैसे ही सैन से इम्पल्स एवी नोड तक पहुंचते हैं तो एवी नोड जो है वो इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट करेगा और जब वो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तो क्या होगा? ये जो वेंट्रिकल्स की वाल है इनमें होगा कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल की वाल में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होने पर दोनों ही वेंट्रिकल का वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम घटने के बाद में राइट वेंट्रिकल से भी ब्लड और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकलना चाहेगा, बट उसी टाइम पर क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स की ओपनिंग, ये जो वाल्व्स हैं उनकी ओपनिंग जो है किसकी तरफ है? इनकी जो ओपनिंग है वो किसकी तरफ है? वो वेंट्रिकल्स की तरफ है। यानी कि वेंट्रिकल का वॉल्यूम घटेगा तो ये क्लोज हो जाएंगे और ये जो कार्डियक टेंडेनी, ये जो मसल्स दिखाई पड़ रहे हैं जो खींच के रखे होंगे वाल्व्स को, ये वाल्व के बैक फ्लो को क्या करती हैं? बैक फ्लो को रोकती हैं, वापस से मुड़ पीछे की तरफ नहीं जाने देती हैं, जिसकी वजह से जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अब ब्लड जो है वापस से एट्रिया में बैक फ्लो नहीं होगा और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो अब ब्लड को वेंट्रिकल से बाहर निकलना है। उसी टाइम पर क्या होगा? उसी टाइम पर हार्ट की पहली साउंड आती है जिसको कि क्या बोलते हैं? जिसको कि हम लोग बोलते हैं LUV। कौन सी साउंड? लब साउंड जो है उसको बोलते हैं। ये जो लब साउंड है वो कब आती है? जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं
तुरंत ही क्या होते हैं, बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड वाल्व, बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड वाल्व क्लोज होते हैं। तो क्लोज होने की वजह से चूंकि इनमें ब्लड भरा हुआ है, इस वजह से एक पहली साउंड आती है जो कि किसकी साउंड होती है, लब की साउंड होती है। और उस टाइम पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, तो अब ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड एट्रिया में तो जा नहीं सकता, राइट वेंट्रिकल में चूंकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये जाएगा लंग्स की तरफ। किसके थ्रू, हार्ट से जो भी ब्लड को बाहर लेके जाएंगी उन जो है वेसल्स को क्या बोलेंगे, आर्टरी बोलेंगे। तो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जो है वो जाएगा लंग्स में। कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड होता हुआ गया लंग्स में, वहां पर वो ऑक्सीजनेट होता रहेगा, वहां पर वो क्या होगा, ऑक्सीजनेट होगा। तो इस टाइम पर सेमी लूनर वाल्व्स ओपन है, सेमी लूनर वाल्व ओपन है, लेकिन बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड वाल्व क्या है, क्लोज है, जिसकी वजह से सेमी लूनर वाल्व से होता हुआ ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी से लंग में ऑक्सीजनेट होने के लिए चला गया। और हम बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो बाइकास्पिड वाल्व है वो क्लोज है, लेकिन उस टाइम पर सेमी लूनर वाल्व जो है ओपन है। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, अब ये ब्लड जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ जो है एओर्टा में जाएगा, और ओर्टा से कहाँ जाएगा, ओर्टा से जाएगा बॉडी में, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लंग में ऑक्सीजनेट किया है वो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पूरी बॉडी में जाता है, किसके थ्रू, ओर्टा के थ्रू जो है वो जाता है। तो इस तरीके से जो है क्या होता है, इस तरीके से ब्लड जो है वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्ट होने पर पूरी बॉडी में प्रेशर के साथ फ्लो होता है। तो एक बार में एक वेंट्रिकल से 70 ml ब्लड ही पूरी बॉडी में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पूरी बॉडी में पहुंचता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो एक बार में वेंट्रिकल में जितना ब्लड सप्लाई किया होता है उस अमाउंट को भी क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो 70 ml ब्लड एक बार पूरी बॉडी को मिलता है। तो हम लोगों ने देखा कि वेंट्रिकुलर से स्टोर हुआ, वेंट्रिकल से स्टोर होने के बाद में बॉडी पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा, और लंग्स को पल्मोनरी आर्टरी से कौन सा ब्लड पहुंचा, पल्मोनरी आर्टरी से जो है उनको जो है लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा। अब वेंट्रिकुलर से स्टोर के बाद अब दोनों ही जो है आराम की स्थिति में आएंगे, और दोनों ही जब आराम की स्थिति में आते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट नहीं होती है, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। तो जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है वो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना हो गया, आप यहाँ पे देखिए एक कार्डियक साइकिल यहीं पे कंप्लीट होती है 0.4 सेकंड, 1 सेकंड और 0.3 सेकंड। कितने हो गए टोटल, ये टोटल जो है 0.8 सेकंड का टाइम जो है कंप्लीट हो गया। और वेंट्रिकल उसी टाइम पे क्या है, इसी टाइम पर ही जो वेंट्रिकल डायस्टोल है उसी टाइम पर वेंट्रिकल भी डायस्टोल के स्टेज में है, और जो हमारा जो एट्रिया है वो भी जो है क्या है, एट्रिया भी जो है वो जो है किसके स्टेज में है, डायस्टोल के स्टेज में है। तो जो एट्रिया होते हैं वो टोटल 0.7 सेकंड तक किसके स्टेज में होते हैं, 0.7 सेकंड तक जो है वो डायस्टोल के स्टेज में होते हैं, और सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए ये सिस्टोल की पोजीशन में आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन की पोजीशन में आते हैं। तो इस तरीके से जो है ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचता है। और जैसे ये कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है, जैसे ही वेंट्रिकल डायस्टोल स्टार्ट होता है, ये वेंट्रिकल्स वापस अपनी स्थिति में आने लगते हैं, वापस अपनी पोजीशन में आने लगते हैं, और वॉल्यूम इनका वापस से बढ़ने लगता है। अब वॉल्यूम बढ़ने के बाद में क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ने के बाद में ब्लड का बैक फ्लो हो सकता है, तो उस बैक फ्लो को रोकने के लिए जो आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी और ओर्टा में क्या होती हैं, सेमी लूनर वाल्व जो होती हैं वो ब्लड को नीचे नहीं आने देती है। वो जो फ्लैप है कुछ इस तरीके का फ्लैप होता है, तो जैसे ही अब ब्लड नीचे जाना है तुरंत ही क्या हो जाएंगी, तुरंत ही एक दूसरे के ऊपर क्या कर लेंगे, इसको क्लोज कर लेंगे। इस तरीके से जो है क्लोज कर लेती हैं। तो क्लोज होने के बाद एक दूसरी साउंड प्रोड्यूस होती है वेंट्रिकुलर डायस्टोल में, उसको क्या बोलते हैं, DUB, चूंकि वो डब की साउंड होती है। तो इस तरीके से दो साउंड जो है आती है एक कार्डियक साइकिल में, टोटल दो साउंड। पहली साउंड कौन सी वाल्व के बंद होने पर, ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड वाल्व के बंद होने पर, और दूसरी साउंड जो है किसके बंद होने पर, सेमी लूनर वाल्व के बंद होने पर डब की साउंड आती है।
तो इस तरीके से टोटल एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड की है, जिसमें एट्रिया 0.1 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जो वेंट्रिकल होते हैं वो 0.3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वापस से दोनों डायस्टोल की स्टेज में आते हैं। एट्रिया टोटल 0.7 सेकंड के लिए डायस्टोल के स्टेज में होती है और जो वेंट्रिकल होते हैं वो 0.4 सेकंड के लिए किसके स्टेज में होते हैं, डायस्टोल के स्टेज में होते हैं, शिथिल अवस्था में होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि हार्ट किस तरीके से वर्क करता है। जो हार्ट है यहाँ पर भी लगातार हार्ट की वर्किंग को दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तुरंत ये दोनों वाल्व क्या होते हैं, बंद होते हैं और बंद जैसे ही ये होते हैं उस टाइम पर ये वाल्व जो है वो ओपन हो जाते हैं। ये वाल्व ओपन हो जाते हैं ताकि ब्लड जो है वो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के बैक थ्रू ना होकर के आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाए और या फिर ओल्टा के थ्रू जो है वो बॉडी में चला जाए। तो आप लोगों ने इस ब्यूटीफुल डायग्राम के थ्रू जो है हार्ट के वर्किंग को समझा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की, कि ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन कैसे होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो ह्यूमन में जो डबल सर्कुलेशन होता है वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि हार्ट में पूरे एक साइकिल में ब्लड जो है हार्ट में 2 बार पहुंचता है। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरी बार जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हार्ट में एक ही सर्कुलेशन में चूंकि हार्ट में ब्लड 2 बार पहुंचता है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो डबल सर्कुलेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, डबल सर्कुलेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है 4 चैम्बर का हार्ट होना जरूरी है। और हम लोगों का हार्ट क्या होता है, 4 चैम्बर का होता है। और 4 चैम्बर में से राइट वाले चैम्बर में एट्रिया वेंट्रिकल में हमेशा कौन सा ब्लड होगा, हमेशा ही जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और लेफ्ट साइड में हमेशा ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि दोनों ही ब्लड एक दूसरे से सेपरेट है। राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड है और लेफ्ट साइड में कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट है एक दूसरे के, वो कभी भी कहीं भी मिक्स नहीं होते हैं पूरे हार्ट में। और चूंकि एक ही साइकिल में हार्ट में ब्लड 2 बार है, बॉडी की टिश्यूज ने जो ब्लड यूज किया वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में गया, वहां से फिर लंग्स में गया, लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर वापस से कहां पे आ गया, वापस से जो है वो राइट के बजाय लेफ्ट साइड में आ गया। अब लेफ्ट साइड से फिर ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहीं पर भी मिक्स नहीं होते हैं। और चूंकि एक ही सर्कुलेशन में 2 बार हार्ट में ब्लड आता है इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। इस चीज को हम लोग और क्लियरली देख लेते हैं कि कैसे होता है डबल सर्कुलेशन। तो हम पहले बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की जो टिश्यूज होती हैं उन टिश्यूज को ब्लड मिलता कहाँ से है। तो टिश्यूज में महीन कैपिलरीज का नेटवर्क बिछा होता है। इन कैपिलरीज के थ्रू ही टिश्यू यानी कि सेल और ब्लड का एक्सचेंजमेंट होता है, यानी कि बीच में कैपिलरी की वाल है, इसी वाल के थ्रू जो ऑक्सीजन है और न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो छन करके सेल को मिलते हैं, टिश्यू को मिलते हैं और उसके वेस्टेबल प्रोडक्ट CO2 और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उस कैपिलरी की वाल से छन करके कहाँ पे आ जाते हैं, ब्लड में आ जाते हैं। तो जो ब्लड टिश्यू ने यूज कर लिया होता है वो ब्लड कैसा होता है, उस ब्लड में चूंकि ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। इसको हम जो है ब्लू पेन से समझते हैं। तो बॉडी की टिश्यूज ने जो ब्लड यूज किया वो कैसा है, यूज करने के बाद जो बचा वो डीऑक्सीजनेटेड है। वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज में इकट्ठा हुआ। कैपिलरी में कैसा ब्लड हुआ, कैपिलरी में जो ब्लड है वो इकट्ठा हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इकट्ठा हुआ। कैपिलरीज आगे चल करके क्या बनाती हैं, कैपिलरीज आगे चल करके वेन्यूल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, वेन्यूल बनाती हैं। तो वेन्यूल में भी कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। वेन्यूल में कैसा ब्लड होगा, वेन्यूल में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कई सारी वेन्यूल्स क्या होंगी, कई सारी वेन्यूल्स वापस से इकट्ठा होकर के क्या बनाएंगी, ये बनाएंगी वापस से वेन।
और वेन फिर बनाएंगे इंफीरियर और सुपीरियर वेना कैवा, और इस वेना कैवा के थ्रू जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वेन्स में क्या हो गए, वेन्स में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पहुंचा जो है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कहाँ गया, वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, जो कि राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है, उसके थ्रू ये लंग्स में गया। तो पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड है, पल्मोनरी आर्टरी कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी ये ब्लू वाली है, तो ब्लू वाली में कौन सा ब्लड है, एकमात्र ऐसी आर्टरी है जिसमें कि क्या होता है, जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इनके ऊपर कि ऐसी कौन सी आर्टरी है, हर एक आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी ऐसी होती है जिसमें कि कैसा ब्लड होता है, जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी से कैपिलरीज का नेटवर्क लंग्स में है, वहां पर ये ब्लड एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन इसमें मिक्स होती है, डीऑक्सीजनेटेड से कन्वर्ट होता है किसमें, ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आता है, हार्ट में आता है। हार्ट के पास जो भी ब्लड लेके आता है वो होते हैं वेन, और जो भी हार्ट से दूर ब्लड लेके जाते हैं वो होते हैं आर्टरी। तो यहाँ पर भी आपको क्लियर हो गया होगा कि पल्मोनरी वेन जो है वो लेफ्ट साइड में ब्लड को लेकर के आ रही है लंग किसमें, हार्ट में। तो पल्मोनरी वेन में अब कौन सा ब्लड होगा, पल्मोनरी वेन में जो ब्लड है वो लंग से आ रहा है, तो ये कैसा है, ये ब्लड जो है वो है ऑक्सीजनेटेड, और इस वाले को हम लोग दिखा रहे हैं रेड से। तो यहाँ पर कौन सा ब्लड है, यहाँ पर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरे कहाँ पे आया, लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और वेंट्रिकल से फिर वापस ओर्टा के थ्रू, किसके थ्रू, ओर्टा के थ्रू बाहर निकलता है, और कहाँ जाता है, और ओर्टा के थ्रू जो है अरेटरीज, अरेटरीज से फिर पूरी बॉडी में, सिस्टेमिक अरेटरीज के थ्रू पूरी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं उनके पास तक वापस से पहुंच जाता है। अब वो जो है उन टिश्यूज को क्या करेंगी, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगी। अब हम बात करते हैं कि वेन ने कैसा ब्लड को लिया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिया था। फिर से वापस कैपिलरी तक कैसे पहुंचेगा, वापस से कैपिलरी तक पहुंचेगा, तो कैपिलरी के पहले भी क्या है, कैपिलरी के पहले जो है, कैपिलरी के पहले जो है वो होती हैं, अब यहाँ पर हम देखते हैं आर्टरी से, तो आर्टरीज जो होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं वो डिवाइड होती हैं आर्टरियोल में, किसमें डिवाइड होती हैं, आर्टरियोल में। और कई सारी आर्टरियोल जब वापस से डिवाइड होती हैं, मतलब एक आर्टरियोल डिवाइड होकर के बनाती है कैपिलरी, कैपिलरी फिर डिवाइड होती बनाती है वेन्यूल, और फिर वेन्यूल से बनते हैं वेन। तो इस तरीके से पूरी बॉडी में नेटवर्क फैला होता है किसका, आर्टरी, आर्टरियोल, कैपिलरी, वेन्यूल और वेन्स का। यानी कि एक ऑर्गन में एक तरफ से आर्टरी इंटर करती है, वो आर्टरी उसी ऑर्गन में आर्टरियोल में डिवाइड होती हैं, आर्टरियोल कई सारे कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं। यहाँ पर में एक्सचेंजमेंट होगा, एक्सचेंजमेंट होने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होगा, किसमें, वो मिलकर के आगे चल के कैपिलरीज फिर वापस से क्लोज होती, फिर वापस से जुड़ती चली जाएंगी, वो बनाएंगी वेन्यूल्स, वेन्यूल फिर इकट्ठा होकर बनाएंगी वेन्स, और वेन्स के थ्रू जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जो है हार्ट में भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है किसका नेटवर्क होता है, ब्लड वेसल का नेटवर्क जो है एक टिश्यू के अंदर होता है, और उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का एक्सचेंजमेंट जो है होता है। तो हम लोगों ने जो है डबल सर्कुलेशन को समझा डायग्राम के थ्रू। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है हमने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ था कि ह्यूमन हार्ट को डिसेक्ट करने के बाद में अगर रिंगर सोल्यूशन में रख दिया जाए, न्यूट्रिएंट लगातार उसको प्रोवाइड किए जाए, तो भी वो बीट करता रहता है, क्यों? तो इसका आंसर ये है कि ह्यूमन हार्ट में क्या होते हैं, हार्ट हमारा मायोजेनिक होता है, ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक होता है, और मायोजेनिक हार्ट किसके वजह से है, क्योंकि पूरे हार्ट का जो मस्कुलेचर है नोडल टिश्यूज का बना हुआ है। नोडल टिश्यू जो होती हैं उनमें से जो सैन है और एवियन है, ये खुद ही इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट कर सकते हैं। तो मेन पल्स को जनरेट करने का काम किसका होता है, पल्स को जनरेट करने का काम सैन का होता है।
ये सेंस जो होता है, अगर उसको लगातार न्यूट्रिएंट मिलता रहेगा, यानी कि हार्ट की नसों को लगातार न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, तो वो खुद ही एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करती रहेंगी, यानी कि इनके ऊपर किसी और चीज़ों का कंट्रोल नहीं होता, ये खुद ही कैपेबल होती हैं इसको जो है जनरेट करने में, इलेक्ट्रिकल पल्स को जनरेट करने में। तो जब इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट होंगी तो हार्ट जो है उसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, तो वो जो है बीट करता रहता है। ये रीजन था कि अगर उसको रिंगर सोल्यूशन में रख दिया जाए डिसेक्ट करने के बाद भी, तब भी वो बीट करता रहेगा। तो नेक्स्ट हम लोगों ने ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ लिया है। अब ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद में जो है एक दूसरा बॉडी फ्लूइड है जिसको कि क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लिम्फ। उसके सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना है कि लिम्फ क्या होता है और उसका सर्कुलेशन कैसे होता है। तो लिम्फ जो होता है, जैसे अगर हम बात करें किसी ऑर्गन की, जैसे मान लेते हैं किडनी है, तो किडनी में एक साइड से क्या एंटर करेगी, अरेटरी, दूसरी साइड से क्या बाहर निकल जाएगी, वेन। लेकिन उसी के साथ में ही एक क्या निकलती है, उसी के साथ में ही एक लिम्फ वेसल भी इंटर करती है, लिम्फ वेसल भी इंटर करती है। तो यहाँ से ब्लड किसी ऑर्गन में गया, वेन्स के थ्रू बाहर निकला, बट उन दोनों के भी पास में एक लिम्फ वेसल भी होती है। क्या होती है, लिम्फ वेसल भी होती है। वो लिम्फ वेसल करती क्या है, ये जो कैपिलरीज जो थी, वो कैपिलरीज जब एक्सचेंजमेंट करती हैं तो उस टाइम पे कुछ फ्लूइड उन टिश्यू के इंटरस्टिशियल स्पेस में रह जाता है। जैसे मान लीजिए ये सेल्स हैं, अब सेल्स ने जितना यूज करना था कर लिया, कुछ चीजें इनके इंटरस्टिशियल स्पेस में बची रह जाती हैं। वो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड होता है उसी को ही लिम्फ बोलते हैं, और वो लिम्फ जो होता है वो लिम्फ वेसल इकट्ठा करके क्या करती हैं, उसको पूरी बॉडी में वापस से सर्कुलेट कर देती हैं, वापस से जो है ब्लड में भेज देती हैं। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, इन टिश्यूज के द्वारा बचा हुआ जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसी को ही हम बोलते हैं लिम्फ। और ये भी इन्वॉल्व होती हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो होती क्या है लिम्फ, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड सेल्स escape into intercellular spaces in the tissue। टिश्यू के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है उनके बीच में जो प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स जो होती हैं, ब्लड सेल कौन सी, ब्लड सेल में जो है कौन सी, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सब जो छूट जाती हैं वो सभी जो होती हैं इकट्ठा होकर के क्या बनाती हैं, इकट्ठा होकर के बनाती हैं लिम्फ। और लिम्फ जो होता है वो कैसा होता है, वो बिल्कुल ब्लड के प्लाज्मा के जैसा होता है, लेकिन ब्लड के प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं, बट जो लिम्फ होता है उसमें सिर्फ लिम्फोसाइट होते हैं। और लिम्फोसाइट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है, चूंकि लिम्फ में आरबीसी नहीं मिलता, इस वजह से जो लिम्फ है वो कैसा है, कलरलेस होता है, और इसमें जो है बहुत ही कम मात्रा में प्रोटीन मिलती है। बट लिम्फ में एंटीबॉडीज मिलती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिलती हैं। ये इम्यूनोग्लोबिन क्या होती हैं, जो कि बॉडी को जो है क्या प्रोवाइड कराती हैं, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती हैं, बाहर से आने वाले पैथोजन से हमारी बॉडी की जो है रक्षा करती हैं, उनसे लड़ करके हमारी बॉडी की जो है रक्षा करती हैं। ब्लड के प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन मिलती है, ब्लड के प्लाज्मा में जो है फाइब्रिनोजन मिलती है, एल्बुमिन मिलती है और इम्यूनोग्लोबिन भी मिलती है। बट यहाँ पर ओनली क्या मिलेंगी, इम्यूनोग्लोबिन जो है वो प्लाज्मा में वो जो है लिम्फ में मिलता है। तो आप लोगों को लिम्फ समझ में आ गया होगा कि लिम्फ क्या होता है। तो ये जो टिश्यू के बीच में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड छूट जाता है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसी को लिम्फ बोलते हैं। और ये लिम्फ कैरी कौन करता है, इस लिम्फ को वापस से इकट्ठा कर लेती हैं लिम्फ वेसल, और ये वापस से उसको क्या कर देती हैं, ये वापस से उसको जो है ब्लड को दे देती हैं। तो इस तरीके से जो है ये वर्क करती हैं। तो ये पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो कि पूरी बॉडी में फैला होता है, और जहाँ पर लिम्फ बनता है उन जगहों को क्या बोलते हैं, उन जगहों को लिम्फ नोड बोलते हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति को कोई डिजीज होती है तो क्या होता है, इन्फेक्शन वगैरह के टाइम पर क्या होता है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है, जैसे कि गर्दन के पास में, गले के पास में जो है स्वेलिंग आ जाती है। HIV के केस में हम लोगों का प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ज़्यादा कमजोर होता है, और काफ़ी टाइम के बाद जो है ये जो है सिम्टम दिखाई पड़ते हैं। वहाँ पर जो लिम्फ नोड होती हैं उनमें स्वेलिंग दिखाई पड़ती है, गले के पास में, गर्दन पे क्या होती है, यहाँ पर स्वेलिंग दिखाई पड़ती है। तो इस तरीके से जो है ये वर्क करती हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, लिम्फ का वर्क क्या है हम देख लेते हैं। जो लिम्फ का वर्क है
मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है इसका क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फ, यानी कि जो उन्होंने इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो बाकी सारी चीजें थी, प्रोटीन और WBC वगैरह जो उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था, उन सभी को ये वापस से क्या कर देती हैं, ब्लड को दे देती हैं, वापस उसको प्रदान कर देती हैं। इसके अलावा ये क्या करती हैं, प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सेल्स, चूंकि ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने वाली सेल्स को बनाती हैं, इम्यून सेल्स को बनाती हैं, जैसे कि लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं, उन सब को बनाने का ये क्या करती हैं, काम करती हैं। तो लिम्फ का काम क्या होता है, लिम्फ का काम जो होता है वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म में अपना ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो हम लोगों ने जो है लिम्फ के बारे में भी जाना। लिम्फ के बाद में जो है अगर हम बात करें ह्यूमन हार्ट की, तो ह्यूमन हार्ट के वजह से जो ब्लड का प्रेशर होता है वो कितना होता है, तो ब्लड का प्रेशर होता है, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, जो ब्लड प्रेशर होता है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 80 से लेकर के 120 mmHg, क्या होता है 120 mmHg, यानी कि 120 mm मर्करी के प्रेशर के बराबर होता है। ये 80 क्या है, ये 80 जो है वो जो है डायस्टोलिक प्रेशर है, और 120 क्या है, ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है, जो कि सिस्टोल होने पर, हार्ट के सिस्टोल होने पर जनरेट होता है। तो स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो 80 से लेकर के 120 mmHg तक होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, आज के लेक्चर में जो है हम लोगों ने ह्यूमन हार्ट वर्क कैसे करता है, और इसके अलावा जो है हम लोगों ने जो है लिम्फ और लिम्फ की क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में जो है जान लिया है। आप सभी लोग जो है वीडियो को शेयर करते रहें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करते रहें। एजुकेशन एक रिवॉल्यूशन है जो कि हर किसी के पास तक जो है पहुंचना चाहिए, तो आप लोग जो है इस रिवॉल्यूशन में अपना योगदान करिए, काफ़ी लोगों तक इस चैनल को जो है स्प्रेड करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।